हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। आज की इस क्लास में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक अवश्य देखें। और आज का ये क्लास नंबर 12 है। इससे पहले 11 क्लास आप सभी कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखे हैं तो उन्हें भी अवश्य देखें। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें, जिन बच्चों को ई बुक की आवश्यकता है आप सब के लिए हमने यहाँ पर 10% का डिस्काउंट कर दिया है। तो आप सभी इन सभी ई बुक पर 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं। अभी आप देखेंगे जो हमारा मास्टर ई बुक है, जिसमें आप सबको चैप्टर वाइज ई बुक मिल रही है, साथ में एक मास्टर प्रैक्टिस सेट मिल रहा है जो कि कम्बो पैक के नाम से है। तो इसे आप 99 रुपीज़ में ले सकते हैं, बट यहाँ पर और आपको अभी 10% ऑफ हो जाएगा। तो 10% और डिस्काउंट के साथ में इस ई बुक को आप ले सकते हैं। किसी भी कोड को अप्लाई नहीं करना होगा, सीधे ही आपको यहाँ पर फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी ये प्राइस आपको कम दिखेगा और आप सभी 10% डिस्काउंट के साथ में किसी भी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। ये सभी ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और हमारे एप्लीकेशन पर अगर आप देखेंगे तो एप्लीकेशन पर भी आपको ये बुक मिल जाएगा। वहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल में जाना है, उसके बाद में ई बुक वाले सेक्शन में जाना है, जहाँ से आप इन सभी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। और जिन बच्चों को बैच परचेज करना है तो उनको ये ई बुक लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बैच के अंदर ही आपको ई बुक प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो अभी आप सभी बैच भी केवल 299 में ही एनरोल कर सकते हैं। ये डिस्काउंट ऑफर आप सब के लिए लिमिटेड टाइम तक होगा। चाहे आप नवंबर बैच ज्वाइन करते हैं, चाहे आप दिसंबर बैच ज्वाइन करते हैं, सभी बैचेज का जो प्राइस है वो 299 कर दिया गया है। ओके, चलिए। तो आज का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पूछा गया है, प्रत्येक स्लाइड में कॉमन सूचना प्रदर्शित करने के लिए किस स्लाइड का प्रयोग किया जाता है उसे कहा जाता है। यानी जिस है यहाँ पे जिस स्लाइड का प्रयोग किया जाता है उसे कहा जाता है। देखिए, प्रत्येक स्लाइड में कॉमन सूचना प्रदर्शित करने के लिए जिस स्लाइड का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। कॉमन स्लाइड कहते हैं, मास्टर स्लाइड कहते हैं, नॉर्मल स्लाइड कहते हैं, या स्पेशल स्लाइड कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और उम्मीद करते हैं आप सब इसका सही से जवाब कर पाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, मास्टर स्लाइड। कैसे? प्रत्येक स्लाइड में, यानी जब आप लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में काम करते हैं, पावर पॉइंट में काम करते हैं, तो वहाँ पर अलग अलग स्लाइड आपके पास होती हैं। ऐसे स्लाइड नंबर 1, स्लाइड नंबर 2, स्लाइड नंबर 3, अलग अलग स्लाइड्स होती हैं। कह रहा है प्रत्येक स्लाइड में कॉमन सूचना, ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसा कंटेंट जो कि कॉमन है। कॉमन का मतलब जो सभी में होगा। जैसे मान लिया कोई कंपनी का लोगो है जो आप इस स्लाइड में भी लगाना चाह रहे हैं, इसमें भी लगाना चाह रहे हैं और इसमें भी लगाना चाह रहे हैं, तो ये हो गया कॉमन सूचना। तो अगर आप कॉमन सूचना प्रदर्शित करना चाहते हैं तो जिस स्लाइड का प्रयोग करते हैं उसे आप क्या कहते हैं, तो हम मास्टर स्लाइड का इस्तेमाल कर देते हैं। अब ये मास्टर स्लाइड क्या होता है, जब आप मास्टर स्लाइड में जाते हैं और वहां पर मास्टर स्लाइड में जाकर के जो भी सूचना लिख देते हैं, या जो आप इमेज डाल देते हैं, जो लोगो आप लगा देते हैं, यानी जो भी कंटेंट आप मास्टर स्लाइड में जाकर के स्लाइड पर लगा देते हैं, वो कंटेंट सभी स्लाइड पर डिस्प्ले होता है। यानी सभी स्लाइड पर डिस्प्ले होना शुरू हो जाता है। आप कोई भी स्लाइड देखेंगे सभी में वो कंटेंट आ जाएगा। यानी उसको ही हमने नाम दिया है कॉमन सूचना, या आप ऐसे कह सकते हैं कॉमन कंटेंट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगर आप प्रत्येक स्लाइड में कॉमन सूचना प्रदर्शित करना चाहते हैं तो आपको स्लाइड मास्टर का इस्तेमाल करना होगा। यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है, मास्टर स्लाइड। अगला सवाल है, नेटवर्क में डेटा को कहीं भी भेजने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। नेटवर्क में डेटा को कहीं भी भेजने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। मॉड्यूलेशन, राउटिंग, ब्रिजिंग या सेंडिंग। क्या होगा? डेटा को कहीं भी भेजने की प्रक्रिया को कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया है। इसमें कौन सा करेक्ट आंसर होगा? जल्दी से जवाब करेंगे। और जो अभी भी साथी जुड़े हैं, आप सब क्लास को एक बार शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस सेशन को ज्वाइन कर पाएं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राउटिंग। ठीक है ना, ऑप्शन बी आपका राइट है। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है, व्यावसायिक रूप से प्रयोग किया जाने वाला पहला कंप्यूटर कौन सा था। व्यावसायिक यानी कॉमर्शियली अगर आप देखें तो फर्स्ट कंप्यूटर कौन सा है। कई बार ऐसे पूछते हैं कि पहला व्यावसायिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है।
तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जिसे आप यूनिबैक के नाम से जानते हैं। यूनिबैक ये पहला कॉमर्शियल डिजिटल कंप्यूटर था। और अगर केवल आपसे ऐसे पूछे कि पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है या फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा एनियक। तो क्या होगा, एनियक होगा। लेकिन जब नाम व्यावसायिक जुड़ जाएगा, कॉमर्शियल जब आ जाएगा, तो आपको याद रखना है फिर आपका यूनिबैक हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट है, यूनिबैक करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है नेटवर्क नियंत्रण और निर्माण उपकरण संपत्ति और स्थिति प्रबंधन या निर्माण प्रक्रिया नियंत्रण का प्रबंधन आईओटी को डैश और स्मार्ट निर्माण के क्षेत्र में भी लाता है। सवाल को समझिएगा, उसके बाद आंसर करिएगा क्या होगा इसमें आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, फटाफट से आपको जवाब करना है। देखिए, नेटवर्क नियंत्रण और निर्माण उपकरण संपत्ति और स्थिति प्रबंधन या निर्माण प्रक्रिया नियंत्रण का प्रबंधन आईओटी को डैश और स्मार्ट निर्माण के क्षेत्र में भी लाता है। तो आईओटी को किसमें और स्मार्ट निर्माण के क्षेत्र में भी लाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, औद्योगिक अनुप्रयोगों। यहाँ पर क्या हो जाएगा, औद्योगिक अनुप्रयोगों और स्मार्ट निर्माण के क्षेत्र में भी लाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है प्रोग्रामिंग में कुछ कथनों की बार बार पुनरावृत्ति को प्रायः क्या कहते हैं। प्रोग्रामों में कुछ कथनों की बार बार पुनरावृत्ति को प्रायः क्या कहते हैं। कंपाइलिंग, स्ट्रक्चर, लूपिंग या कंट्रोल स्ट्रक्चर। बताइए क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर, आप सब बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लूपिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, लूपिंग हो जाएगा करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 6 कहता है तकनीक उपयोगकर्ता को आभासी दुनिया में प्रवेश करने और आभासी चीजों के साथ बातचीत करने की सुविधा देता है। कौन सा ऐसा तकनीक, क्लाउड कंप्यूटिंग, रिड्यूस रियलिटी, वर्चुअल कंप्यूटिंग या वर्चुअल रियलिटी। देखिए, ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी तकनीक यूजर्स को आभासी दुनिया में यानी वर्चुअल दुनिया में प्रवेश करने और आभासी चीजों के साथ में बातचीत करने की सुविधा देता है। क्या होगा इसमें आपका करेक्ट आंसर, आप सभी बच्चे जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, जिसे आप वर्चुअल रियलिटी कहते हैं। वर्चुअल रियलिटी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है निम्न में से कौन सा उपकरण प्रोटोकॉल परिवर्तक का कार्य करता है। ऐसा कौन सा डिवाइस या कौन सा उपकरण है तो क्या करता है, प्रोटोकॉल परिवर्तक का कार्य करता है। गेटवे, ब्रिज, राउटर या फिर मॉडल। करेक्ट आंसर आप सभी बताएंगे क्वेश्चन नंबर 7 का कौन सा सही जवाब हो जाएगा। कौन सा उपकरण प्रोटोकॉल परिवर्तक का कार्य करता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला गेटवे। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बताना है बैंकों में चेकों को संसाधित करने के लिए बैंक निम्न में से कौन सी तकनीक का प्रयोग करते हैं। बैंकों में चेकों को संसाधित करने के लिए, ठीक है, या आप ऐसे बोलें कि चेकों को रीड करने के लिए बैंक निम्न में से कौन सी तकनीक का प्रयोग करता है। OCR, MICR, OMR या इसमें से कोई नहीं। इस प्रश्न को अलग अलग तरह से पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। सो आपको समझना है कि जो आपका चेक होता है उसको रीड करने के लिए एक डिवाइस, एक मशीन का यूज होता है जिसे MICR कहते हैं, जिसे मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है सभी स्लाइड्स को छोटे आकार में प्रदर्शित करने के लिए किस व्यू का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर कह रहा है सभी स्लाइड्स को छोटे आकार में प्रदर्शित करना है तो कौन से व्यू का इस्तेमाल करते हैं। आपको छोटे छोटे स्लाइड्स देखने हैं, ठीक है ना, तो कौन सा व्यू यूज करेंगे। एक तो आपका नॉर्मल व्यू दिया गया है, दूसरा स्लाइड शो व्यू दिया गया है, और यहाँ पर तीसरा स्लाइड मास्टर व्यू दिया गया है, और चौथा स्लाइड सॉर्टर व्यू दिया गया है। अब आप लोग बताएंगे अगर हम सभी स्लाइड्स को छोटे छोटे आकार में डिस्प्ले करना चाहते हैं तो कौन सा व्यू हमें यूज करना पड़ेगा। सिंपल सा यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसे हम स्लाइड सॉर्टर व्यू के नाम से जानते हैं। स्लाइड सॉर्टर व्यू में क्या होता है, जो आपका डिस्प्ले होता है यहाँ पर छोटे छोटे स्लाइड्स आपको दिखाई देते हैं ठीक है ना, ऐसे छोटे छोटे स्लाइड्स जो है यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो जाते हैं। ये किस में होता है, स्लाइड सॉर्टर व्यू में होता है।
अगला सवाल देखो, मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज आदि सेट करने के लिए डैश का प्रयोग करते हैं। यानी मार्जिन, ओरिएंटेशन और साइज, ये सब अगर आप सेट करना चाहते हैं तो किसका इस्तेमाल करेंगे? प्रिंट प्रीव्यू का करेंगे, पेज सेटअप का करेंगे, डॉक्यूमेंट क्रिएशन का करेंगे, या फिर जूम का करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है आपकी स्क्रीन पर। आप सभी बच्चे जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। हमें अगर मार्जिन, ओरिएंटेशन, पेज का साइज ये सब सेट करना है तो कहाँ जाएंगे? पेज सेटअप पर जाएंगे। ऑप्शन बी हो जाएगा, पेज सेटअप। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है, स्पैम एक है। स्पैम क्या है? और कई बार ये आपसे एग्जाम में भी पूछा गया है, स्पैम क्या है इसके बारे में। स्पैम एक जंक मेल है। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। स्पैम क्या है? एक जंक मेल का प्रकार है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। 12 में पूछा गया है, कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने के तरीके को कहा जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने के तरीकों को आप क्या कहते हैं? नहीं, आपस में कंप्यूटर को हम कनेक्ट करते हैं उस तरीके को हम किस नाम से जानते हैं? उसको हम टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं, वो होता है नेटवर्क टोपोलॉजी। ऑप्शन पहला करेक्ट होगा। अगला सवाल है, $C $5 किस प्रकार का सेल संदर्भ है? यानी कोई सेल यहाँ C5 है, बट यहाँ पर जो आपका रो नंबर है और जो कॉलम लेटर है दोनों के आगे डॉलर यूज किया गया है, तो ये किस प्रकार का सेल रेफरेंस होगा? क्या ये रिलेटिव होगा, एब्सोल्यूट होगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट होगा? इसके बारे में भी पहले हम ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं। अगर ऐसा सेल आपको दिखाई देता है या आपके एग्जाम में ऐसा आता है तो ये एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस होता है। कैसा होता है? एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। कैसे पहचानोगे? यहाँ रो नंबर और कॉलम लेटर दोनों के आगे डॉलर लगा होगा। बट अगर केवल ऐसे C5 दिया जाए तो ये किस प्रकार का है? तो ये आपका रिलेटिव हो जाएगा, ये रिलेटिव सेल रेफरेंस हो जाएगा। बट अगर यहाँ पर जैसे अगर यहाँ डॉलर लगा दें और यहाँ पर C और 5 कर दें तो ये कैसा हो जाएगा? तो ये आपका मिक्स्ड हो जाएगा, ये मिक्स्ड सेल रेफरेंस हो जाएगा। ये तीनों बातें याद रखनी है। मॉनिटर पर आने वाली प्रारंभिक स्क्रीन को कहा जाता है। जब आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो मॉनिटर पर आने वाली प्रारंभिक स्क्रीन को आप किस नाम से जानते हैं? उसे आप आइकॉन कहते हैं, और डेस्कटॉप कहते हैं, वॉलपेपर कहते हैं, या फिर नन ऑफ दीज। 14 में करेक्ट आंसर क्या होगा? आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डेस्कटॉप हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसे आप डेस्कटॉप के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है, टास्क बार के दाएं छोर को डैश एरिया कहा जाता है। जो टास्क बार होता है उसके दाएं छोर को, राइट साइड के एरिया को आप क्या बोलते हैं? प्राइवेट, नोटिफिकेशन, पब्लिक, या इसमें से कोई नहीं। टास्क बार कहाँ पे होता है? आपके डेस्कटॉप में। जो आपका डेस्कटॉप होता है सबसे बॉटम पे आपका टास्क बार होता है। लेफ्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पर स्टार्ट मेनू होता है, स्टार्ट बटन जिसे आप कहते हैं। और राइट साइड में यहाँ पर ये पूछा ये क्या होता है? साइड में नोटिफिकेशन एरिया होता है, ठीक है ना। यहाँ पर टाइम एंड डेट आपको दिखता है और बाकी सारे नोटिफिकेशन यहाँ पर रहते हैं। ये होता है नोटिफिकेशन एरिया। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। कई बार एग्जाम ये पूछते हैं कि टास्क बार को कहाँ पर नहीं रखा जा सकता है, तो याद रखना है ये टास्क बार बाई डिफॉल्ट कहाँ होती है? बॉटम में सबसे नीचे होती है। बट आप इसे टॉप पर रख सकते हैं, आप इसे राइट या लेफ्ट में भी रख सकते हैं, सेंटर पर इसको नहीं रखा जा सकता है। सो ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल है, एक प्रकार का लघु प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को उस समय से नियंत्रित करता है जब से यह ऑन होता है और तब तक जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम उसे नियंत्रण जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम उसे अपने नियंत्रण में ना ले ले, है ना। तो 16 में करेक्ट आंसर करना है। एक ऐसा प्रोग्राम है, एक ऐसा लघु प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को उस समय से नियंत्रित करता है जब से ये ऑन होता है और तब तक जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम उसे अपने नियंत्रण में ना ले ले। इसको आप क्या बोलेंगे? सीमॉस होगा, बायोस होगा, ईपीरोम होगा, या रैम होगा? हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं, जब आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो कौन सा प्रोग्राम आपका सबसे पहले एक्टिवेट होता है? इसका नाम है आपका यहाँ पर बायोस, ठीक है ना। बायोस जैसे हम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहते हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। बायोस एक फर्मवेयर है, इसको आप फर्मवेयर के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, फर्मवेयर। निम्न में से किस फंक्शन के द्वारा सबसे बड़ी संख्या का पता चलता है? अगर आप जानना चाहते हैं सबसे बड़ी संख्या तो कौन सा फंक्शन यूज करना पड़ेगा? मीन किस फंक्शन के द्वारा सबसे बड़ी संख्या आप जान सकते हैं, उसका पता लगा सकते हैं? तो यहाँ पर सिंपल सा है, ऑप्शन पहला हो जाएगा मैक्स
मैक्स क्या करता है, मैक्सिमम वैल्यू को बताता है, जो भी आप वैल्यू देते हैं उसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है उसको बता देता है। ठीक है, अगला सवाल देखो, इंटरप्रेटर का प्रयोग करते समय हर बार डैश प्रोग्राम की आवश्यकता पड़ती है। जब इंटरप्रेटर का इस्तेमाल होता है, इंटरप्रेटर क्या है, एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, और जब इसका इस्तेमाल होता है तो हर बार डैश प्रोग्राम की आवश्यकता पड़ती है। मीन किस प्रोग्राम की आवश्यकता पड़ती है? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सोर्स प्रोग्राम की। सोर्स प्रोग्राम क्या होता है, जिसको ट्रांसलेट किया जाएगा मशीन कोड में, है ना। तो जिसको ट्रांसलेट करते हैं वही सोर्स कोड होता है। और इंटरप्रेटर आपको पता है कि एक बार में एक ही स्टेटमेंट को क्या करेगा, ट्रांसलेट करता है, इसलिए इसको हर बार सोर्स प्रोग्राम की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखो, निम्न में से कौन सा अलाइनमेंट मोड डॉक्यूमेंट को दोनों ओर से अलाइन कर सकता है? ऐसे कौन सा अलाइनमेंट मोड है जो डॉक्यूमेंट को दोनों ओर से अलाइन कर सकता है? लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, जस्टिफाई या सेंटर? कौन सा या करेक्ट आंसर है, आपको जल्दी से बताना है कमेंट बॉक्स में। तो सही जवाब हो जाएगा जस्टिफाई। अगर हम दोनों तरफ से अलाइन करना चाहते हैं, अलाइन का मतलब जैसे आप कुछ लिखते हैं अपनी कॉपी पर या फिर कंप्यूटर पर, तो देखा होगा आपने लेफ्ट साइड का तो अलाइन अपने आप ही सही रहता है, ऐसे लाइन एकदम बराबर से जाती है इस प्रकार से। लेकिन राइट साइड में आप देखोगे, इस एरिया को देखोगे ध्यान से, तो ये कम ज़्यादा होता रहता है। बट आप इस चीज़ को भी और इस चीज़ को भी बराबर करना चाहते हैं तो आपको जस्टिफाई करना पड़ता है। अगला सवाल है, कैल्क प्रोग्राम को खोलने के लिए विंडोज की प्लस आर दबाकर कौन सा कीवर्ड डालना पड़ता है? अगर आप लिब्रियोफिस कैल्क प्रोग्राम को ओपन करना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि आप विंडो की के साथ में आर दबाएं, एक रन प्रोग्राम ओपन होता है जहां पर आपको कौन सा कीवर्ड डालना पड़ेगा, तभी वो आप लिब्रियोफिस कैल्क को ओपन कर सकते हैं। तो उस कीवर्ड को आपको बताना है। क्या लिखना होगा जब आप कैल्क ओपन करेंगे? तो वहां पर यस कैल्क आपको लिखना पड़ेगा, ऑप्शन सी है। कैल्क ओपन करेंगे तो यस कैल्क, राइटर ओपन करेंगे तो यस राइटर आपको लिखना पड़ेगा, यस राइटर। और इम्प्रेस ओपन करेंगे तो यस इम्प्रेस आपको लिखना पड़ेगा। इनको मिला करके लिखेंगे तो आपका ये सारे प्रोग्राम्स ओपन हो जाएंगे। जैसे आपको एमएस वर्ड ओपन करना होता है तो विंडो की के साथ में आर दबाते हैं और आपको क्या लिखना होता है, विन वर्ड लिखना होता है, विन वर्ड, है ना, एमएस वर्ड के लिए। पावर पॉइंट के लिए पावर पीएनटी लिखना होता है। ऐसे ही यहाँ पर राइटर के लिए यस राइटर, इम्प्रेस के लिए यस इम्प्रेस और कैल्क के लिए यस कैल्क आपको लिखना होता है। अगला सवाल है, डैश मेमोरी को बाह्य या सेकेंडरी मेमोरी भी कहा जाता है? किस मेमोरी को बाह्य या सेकेंडरी मेमोरी भी कहा जाता है? इसमें कौन सा करेक्ट आंसर है? देखिए, अगर हम बात करते हैं बाह्य मेमोरी की या सेकेंडरी मेमोरी को, किसको कहते हैं? किस मेमोरी को बाह्य या सेकेंडरी मेमोरी भी कहा जाता है, ऐसा सवाल है। यहाँ पर ऑप्शन आपका पहला ही करेक्ट हो जाएगा, सेकेंडरी। सेकेंडरी मेमोरी को बाह्य या सेकेंडरी मेमोरी भी कहा जाता है। इसको बाह्य मेमोरी कह सकते हैं, इसको एक्सटर्नल मेमोरी कह सकते हैं, इसको आप सेकेंडरी मेमोरी कह सकते हैं, इसको आप ऑक्सिलरी मेमोरी कह सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो आज का क्लास बस यहीं तक रहेगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लास पसंद आया होगा, क्लास अच्छा लगा हो, इसको लाइक करना है, शेयर करना है, और जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं आप सभी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लेना है, ताकि नोटिफिकेशन भी आप सबको मिलते रहें। और जिन बच्चों को बैच की आवश्यकता है, ई बुक की आवश्यकता है, तो आप सभी फटाफट से अभी एनरोल कर सकते हैं, अभी आप बाय कर सकते हैं, अभी आपको यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा।